गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिवाशु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज का हम टॉपिक हमने क्रिएट किया है किस चीज़ पे? ECT। व्हाट इज ECT? ECT का फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। अब ये क्या होती है? इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है, इस वर्ड में ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव एंड थेरेपी। इसको तीन टाइप से आप डिवाइड कीजिए। इलेक्ट्रो मतलब कि आप किसी पेशेंट को क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल करंट देते हो। किस पेशेंट को? जिस पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। और ये जो है ये क्या है? एक थेरेपी है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। और इसी के हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया है, ई से ई ले लिया है, सी से सी एंड टी। इसी को ECT कहा जाता है, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। ओके, ECT होती क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। एकदम सिंपल वे में आपको समझते चलना है। आप अपनी नोट्स अपने पेन निकाल के चले, कॉपी में इसको लिखते चले। एकदम इजी है, आपको बिल्कुल इसे रटना नहीं है। ओके, सो ECT में हम क्या करते हैं? किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं बाय दी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। कहाँ पर? उसके ब्रेन में। ओके, हम किसी पेशेंट को ECT में इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं। कहाँ पर? उसके ब्रेन पे। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। क्लियर हो गया आपको? यही क्या कहलाता है? ECT कहा जाता है, यही ECT कहलाता है। ठीक है। अब ये जो ECT होता है, कई बार होता है ना कि किसी चीज़ के दो नाम भी होते हैं। जैसे हमारे ही नाम देख लीजिए, घर में हम कुछ और बोलते हैं और अगर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो हमें कुछ और बोलते हैं। वैसी ही सेम कंडीशन ECT के साथ भी है। इसका नाम ECT तो है, इसे इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी भी कहते हैं, लेकिन इसका और दूसरा नाम है इलेक्ट्रोशॉक। ठीक है, आपको याद रखना है कि दूसरा नाम इसका क्या है? इलेक्ट्रोशॉक है। ठीक है, इलेक्ट्रोशॉक इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अगर इस नाम से कोई आपको पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोशॉक, तो आपको ECT ही उसमें बताना है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में हम आते हैं इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ECT? तो ECT का इंट्रोडक्शन ये है कि अगर कोई भी थेरेपी निकली है तो ऑब्वियसली उसे किसी न किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो जो ECT था, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी थी, उसको डिस्कवर किया था किसने? कार्लेटी एंड बिनी ने 1938 में डिस्कवर किया था। देख लिया, हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला है ECT इज डिस्कवर्ड बाय कार्लेटी एंड बिनी इन 1938। मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसने डिस्कवर की थी? कार्लेटी एंड बिनी। इनका नाम आपको याद रखना है, कार्लेटी और बिनी का नाम याद रखना है आपको। इनने डिस्कवर की थी कब? 1938 में। ओके, किस चीज़ के लिए इसको डिस्कवर किया था? बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड ग्रैंड माल सीजर। जो सिजोफ्रेनिया होता है और जो ग्रैंड माल सीजर होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए ये थेरेपी बनाई गई थी। क्लियर हो गया? इंट्रोडक्शन में आपको तीन चीजें याद रखनी है। इसको डिस्कवर किसने किया तो आप लिख दोगे। ठीक है, ग्रैंड माल किसने डिस्कवर किया था इसको? तो कार्लेटी एंड बिनी ने डिस्कवर किया। ईयर याद रखना है आपको, 1938 में किया था। ठीक है, और किस लिए किया था? तो ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्या? ग्रैंड माल सीजर। वेरी गुड। ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड माल सीजर याद रखना है एंड सिजोफ्रेनिया याद रखना है। गॉट इट? ओके, दैट्स फाइन। देन इसके बाद आते हैं हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी इन विच ट्रांसफर करेंगे हम इसमें इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ द पेशेंट के ब्रेन पे। किसके थ्रू? बाय द इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। ठीक है, और इसमें जो हम करंट ट्रांसफर करते हैं वो कितने वोल्ट का करंट होता है? तो आपको हमेशा ये चीज़ रिमेंबर रखनी है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो इसमें 17 to 120 वोल्ट का करंट इसमें क्या करते हैं? हम पास करते हैं पेशेंट में। ठीक है, ओके, और ये करंट कैसा होता है? AC करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। और कितने सेकंड के लिए दिया जाता है? तो 0.32 0.7 सेकंड के लिए दिया जाता है। क्लियर हो गया आपको? देखिए, हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ECT इन विच एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मैंने आपसे कहा था इसमें क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, टू द ब्रेन। कहाँ पर? पेशेंट के ब्रेन पे। गॉट इट? देन इसके बाद में एंड स्टिमुलेशन अप्लाई थ्रू द इलेक्ट्रोड। और वो जो स्टिमुलेशन आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? बाय द इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वो स्टिमुलेशन आते हैं। गॉट इट? देन ड्यूरिंग ECT, हमने बोला जब ECT करते हैं तो ECT करते दौरान उसका वोल्टेज कितना होता है? तो 17 to 120 वोल्ट उसका वोल्टेज होता है। ठीक है, और जो कि करंट कैसा होता है? अल्टरनेटिव करंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, और कितने सेकंड तक इसको पास किया जाता है पेशेंट के ब्रेन पे? तो 0.3 to 0.7 सेकंड तक इसको पास किया जाता है पेशेंट के ब्रेन पे। समझ आ गया आपको?
एकदम इजी है। आपको डेफिनेशन में सिर्फ इसमें लिखना है कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है कहाँ पर, पेशेंट के ब्रेन पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में किसके थ्रू किया जाता है, तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कितना वोल्ट का करंट दिया जाता है, तो 17 to 120 वोल्ट आपको बताना है। ठीक है, जो कि एसी करंट होता है, और कितने सेकेंड के लिए पास किया जाता है, तो आप याद रखिए सेकेंड में लिखना है आपको 0.3 to 0.7 सेकेंड। ओके, क्लियर है आपको, वेरी गुड। देन इसके बाद में आते हैं हम टाइप्स। व्हाट इज टाइप्स ऑफ ईसीटी। तो ईसीटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, आपको सिंपली याद रखना है, ईसीटी को अगर डिवाइड किया है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट ईसीटी और एक इनडायरेक्ट ईसीटी। याद हो गया आपको, एक डायरेक्ट ईसीटी और एक इनडायरेक्ट ईसीटी। ओके, अब ये डायरेक्ट ईसीटी मतलब कि नाम में ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट मतलब कि जो हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे वो डायरेक्ट पेशेंट के ब्रेन पे प्लेस करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट ईसीटी में हम डायरेक्ट प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज वाई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि पहले आप एनेस्थेसिया दोगे पेशेंट को, पहले आप मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग दोगे पेशेंट को, उसके बाद ही आप क्या करोगे, पेशेंट को ईसीजी दोगे, ईसीटी दोगे। ठीक है, समझ आ गया। 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जिसमें इलेक्ट्रोड डायरेक्ट प्लेस करते हैं, और इनडायरेक्ट जिसमें पहले हम एनेस्थेसिया देंगे या फिर मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग देंगे, देन उसके बाद देंगे। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, जो इनडायरेक्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है, मॉडिफाइड। मॉडिफाई क्यों कहा गया है, क्योंकि पहले जो ईसीटी देते थे वो मॉडिफाई नहीं थी, उसमें एनेस्थेसिया का यूज नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अब वो मॉडिफाई हो गई है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कहा गया है कि पहले एनेस्थेसिया दो, देन उसके बाद में पेशेंट को ईसीटी दो। ठीक है, एंड अनमॉडिफाई एंड डायरेक्ट क्यों कहा गया है, बिकॉज ये जो डायरेक्ट ईसीटी थी इसमें हम ना ही एनेस्थेसिया का यूज कर रहे, ना ही मसल्स रिलैक्सेंट। बिकॉज वाई, बिकॉज ये क्योंकि अनमॉडिफाई है, ये पुराने समय में ये मेथड का यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता। क्लियर हो गया टाइप्स आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि क्या मैकेनिज्म है, ईसीटी अगर हम करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसका मैकेनिज्म सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर हम रिपीटेटिव एपिसोड्स में किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो जिसके वजह से जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे क्या होते हैं, इसका लेवल क्या होता है, इलेवेट होने लगता है। इसकी वजह से जो पेशेंट जिन डिसीजेस से सफ़र कर रहा है वो ट्रीट होने लगती है। क्लियर हो गया। मैकेनिज्म में आप इतना लिखो कि मैकेनिज्म में हम पेशेंट को शॉक दे रहे हैं, जिसके वजह से जितने भी उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स है लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, इनका लेवल इलेवेट होता है। ठीक है, अब ये डोपामिन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या लिखा हुआ भी है, ईसीटी रिपीटेड यूज अफेक्ट सेवरल न्यूरोट्रांसमीटर्स, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। ठीक है, समझ आया आपको, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। अब देखिए नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन का फंक्शन क्या होता है, डोपामिन का फंक्शन ये होता है, ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला होता है। ठीक है, अब इसमें उत्तेजित कैसे करता है, किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रीइंफोर्स, आगे की ओर बढ़ाने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए, रिवॉर्ड के लिए, मतलब जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटी है आपको प्रेरित करने का काम कौन करता है, डोपामिन ही करता है। अगर डोपामिन का लेवल आपकी बॉडी में अगर इंक्रीज है तो आप ऑलवेज एक्टिव रहोगे, अलर्ट रहोगे, लेकिन अगर डोपामिन का लेवल ही डिक्रीज हो रहा है तो आप डल रहोगे, बिल्कुल सुस्त। क्लियर है आपको। मैकेनिज्म में आपको 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, अगर इनका लेवल इलेवेट होता है तो जिसके वजह से पेशेंट अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यही इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, देन इसके बाद में आते हैं हम प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड करंट, हम इलेक्ट्रोड और करंट को कैसे प्लेस करते हैं। तो प्लेसमेंट में आप 2 चीजें याद रखिए, ओनली फॉर यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। व्हाट इज यूनिलेटरल, यूनिलेटरल इट मीन टू से 1 एंड बाइलेटरल इट मीन टू से 2। क्लियर हो गया आपको, यूनिलेटरल मीन्स 1 और बाइलेटरल मीन्स 2। ठीक है, प्लेसमेंट 2 टाइप से होता है, इसके टाइप्स भी 2 ही होते हैं, 2 आपको याद रखना है। ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड हम बाइलेटरल कैसे करते हैं, बाइलेटरल इट मीन टू से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बोथ साइड आर placement of electrode. Okay, so bilateral 1 inch above the midpoint of internal angle of eye and external auditory meatus. अब देखिए internal angle of the eye मतलब ये हमारी आई है, तो आई के internal angle के 1 inch above and
एक्सटर्नली में कहाँ पर, ऑडिटरी मेटस। अब ऑडिटरी मेटस इट मीन टू से जो ये हमारा पिन्ना है, ईयर वाला पार्ट है, इसके यहाँ पर और आई के मिड पॉइंट के जस्ट 1 इंच एबो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। क्लियर हो गया। बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब बोथ साइड ऑफ द हेड के, जो कि मिड लाइन ऑफ द आई के 1 इंच एबो, एंड जो हमारा क्या है ऑडिटरी मेटस है उसके पास में इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। क्लियर हो गया बाइलेटरल। देन इसके बाद आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मीन्स वन साइड, यूनिलेटरल मीन्स वन साइड ओनली फॉर जो पेशेंट डोमिनेंट हैंड है, लाइक मेरा ये डोमिनेंट हैंड है, ओके, तो मेरे इस साइड क्या करा जाएगा, इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, क्योंकि यूनिलेटरल बोला है वन साइड इसमें इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी है राइट साइड ऑफ द हेड इज राइट हैंडेड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल राइट हैंडेड है उसके राइट साइड ऑफ द हेड में इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके दैट्स गुड। देन इंडिकेशन, ठीक है। अब ये इंडिकेशन होता क्या है भाई, अब ये इंडिकेशन का मतलब सिर्फ सिंपल है कि किन किन पेशेंट को ईसीटी दी जाती है। क्लियर है आपको, किन किन पेशेंट को ईसीटी दी जाती है, तो आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, मेन पॉइंट आप याद रखिए। सबसे पहले सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को दी जाती है, डिप्रेशन वाले पेशेंट को दी जाती है, और मेनिया वाले पेशेंट को दी जाती है। क्लियर हो गया आपको, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन एंड मेनिया। आप साथ ही साथ समझते चले, याद करते चले, बाद में नहीं पढ़ना है आपको इसको, अभी ही याद करते चलना है मेरे साथ साथ, ठीक है, ओके। अब देखिए सिजोफ्रेनिया हमने इसमें देखा, डिप्रेशन और मेनिया, ठीक है। अब ये डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में जो पर्सन होता है ना, जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है, वो क्या सोचता है कि वर्थलेसनेस, मतलब कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ काम बिगाड़ देता हूँ, ये वो, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे, ठीक है। खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती उनकी, है ना, हमेशा डिप्रेस्ड मूड में रहेंगे, किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता, कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, सोशली वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे पेशेंट डिप्रेस्ड पेशेंट कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन डिप्रेस्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किन किन पेशेंट को देना है, डिप्रेशन वाले को तो देना है, पर उसके अंदर किसको देना है, डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। कई पर्सन ऐसे होते हैं ना, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं, अब तो सुसाइड ही करना है, ठीक है, कुछ नहीं लगता उनको लाइफ में, अब बस सुसाइड ही करना है। तो जिनमें सुसाइडल रिस्क रहती है उसको हम शॉक देते हैं। याद हो गया आपको, जिसमें सुसाइडल रिस्क है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने का अगर सोच रहा है कोई पर्सन, तो उस पर्सन को हमको ईसीटी देना है, ठीक है। और अगर स्टूपर, कोई पर्सन ऐसा है, स्टूपर का मतलब ही होता है, आपको एग्जांपल बताऊं मैं, इसका एग्जांपल एक सिंपल सा है। अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कई पर्सन ऐसे होते हैं रिजिड, ठीक है, एक पोजीशन में अगर वो खड़े हो गए तो उसी पोजीशन में खड़े रहेंगे, ना आंखें झपकाएंगे, ना चलेंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे। बिकॉज वो अनकॉन्शियस है, उनका ब्रेन उनके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, उनका ब्रेन उनके साथ कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर रहा है। वो जिस पोजीशन में एक बार स्टीफ हो गए उसी पोजीशन में वो खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, देन फिर जिस पोजीशन में गए देन उस टाइम तक, उसी को स्टूपर कहा जाता है। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं, जिसका ब्रेन उनके कोऑर्डिनेशन में नहीं रहता, ठीक है, स्टूपर, उन पेशेंट को देंगे हम, ठीक है। फेलियर टू रिस्पॉन्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कई बार क्या होता है पेशेंट में कि हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को ऑब्वियसली हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे कि उसका डिप्रेशन, उससे हम क्या कर सके, उसको ट्रीट कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में ड्रग्स भी काम नहीं करती है ना, फेलियर टू रिस्पॉन्स, वो बॉडी में इफेक्ट ही नहीं कर रही, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशंस में भी डॉक्टर क्या ऑर्डर प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को ईसीटी किया जाए, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दी जाए, ठीक है। देन इसके बाद में पैरानॉइड डिल्यूजन। और व्हाट इज डिल्यूजन, डिल्यूजन मीन टू से फॉल्स बिलीफ। कई पर्सन को बहुत सारे फॉल्स बिलीफ होते हैं, भ्रम होता है, लाइक देखिए, एक तो वो रियलिटी में नहीं जीते, ठीक है, अगर कहीं से साउंड नहीं आ रहा है ना, तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे किसी का साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे नहीं मुझे वहां से कुछ चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई चीज़ें नहीं है तो भी उनको फील होना, वही क्या कहलाता है, फॉल्स बिलीफ। अगर आपको फॉल्स बिलीफ से भी समझ नहीं आ रहा तो आप याद रखिए भ्रम हो जाता है ना, कहीं पे भी जो चीज़ें नहीं रहती वो भी हमें लगता है कि नहीं ये है, उसी को कहा जाता है डिल्यूजन। तो पैरानॉइड डिल्यूजन वाले पेशेंट, ठीक है, किस किस को डिप्रेशन में, आप याद करते चलिए, डिप्रेशन में किस किस पेशेंट को देना है, जिसको सुसाइडल रिस्क है उस पेशेंट को देना है। स्टूपर
पर जो एक ही पोजीशन में रहते हैं, आप एग्जांपल याद रखिए, जो रोड पे पर्सन्स रहते हैं स्टू पर, उन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम और किस पेशेंट को देते हैं, जिस पेशेंट को डिल्यूजन वाला पेशेंट है, भ्रम वाला पेशेंट है, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, ये देते हैं, ठीक है। और जिसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रिस्पॉन्स नहीं करती, उस पेशेंट को हम ये देते हैं। देन आफ्टर दैट आता है सिजोफ्रेनिया। व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया में जो पर्सन होता है उसका जो थिंकिंग एबिलिटी होता है, ठीक है, उसका जो काम करने का एबिलिटी होता है, ये सारी चीज़ें उसमें लॉस हो जाती है सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में जो पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग, किसी चीज़ को करने का उसका जो क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें उसकी लॉस हो जाती है, ठीक है। अब सिजोफ्रेनिया में आपको क्या चीज़ें याद रखना है, एक्साइटमेंट, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्साइटेड पेशेंट है उनको भी आपको ईसीटी देना है, ठीक है, ये बोला है, ठीक है। इस2 पर हम पढ़ चुके हैं, जिसकी अनकॉन्शियस पेशेंट है, जिनका ब्रेन उनके कोऑर्डिनेशन में नहीं है, उस पेशेंट को ईसीटी दी जाती है। एंड इनटॉलरेबल ड्रग, अगर कई पेशेंट है जो सिजोफ्रेनिया वाले हैं, उनमें भी ड्रग्स काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी ईसीटी दी जाती है। क्लियर हो गया आपको ईसीटी कब देते हैं? हमने जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े वही सेम पॉइंट आपको सिजोफ्रेनिया में लिखना है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है उसको ईसीटी दी जाती है, ठीक है। जिसमें स्टूपर वाला पेशेंट, जिसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको दी जाती है, ठीक है। देन इसके बाद में जो पेशेंट में क्या हुआ, ड्रग इनटॉलरेबल, उसमें ड्रग टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो उस पेशेंट को भी क्या दिया जाता है, शॉक दिया जाता है। क्लियर हो गया सिजोफ्रेनिया? आफ्टर दैट मेनिया, ठीक है। अब ये मेनिया क्या होता है, देन हम इसके सब पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। मेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, एक्सेसिव एक्साइटमेंट रहती है, किसमें, पेशेंट में। वो इतना एक्साइटमेंट वाला पेशेंट होता है जिसकी वजह से वायलेंस बिहेवियर शो करने लगता है। वायलेंट पेशेंट भी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, किसी को भी मार देना, किसी को भी कुछ भी कर देना, इतना वायलेंस बिहेवियर शो करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो वैसे पेशेंट को क्या कहते हैं, हम मेनिया कहते हैं। हाइपर एक्टिव, कोई काम करेंगे तो ऐसे करेंगे कि बस उसी को उसके पीछे पीड़े भरे रहेंगे, जब तक वो काम होगा नहीं तब तक के, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, मेनिया कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी वो पर्सन इतने वायलेंस भी हो जाते हैं उस काम को लेकर, अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो खुद को भी हार्म पहुंचाते हैं या फिर दूसरे को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, एक्साइटमेंट एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेनिया का मतलब भी होता है एक्साइटमेंट, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट रहना पर्सन में, और अनकोऑपरेटिव, वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं ही सही कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी अपनी बातें करेंगे, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, उनको ईसीटी दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? ये मेनिया में लिखना है। मेनिया का मतलब ही होता है एक्सेसिव एक्साइटमेंट, ठीक है। देन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ठीक है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है भाई? अब सिंपल सी बात है, बाई यानी होता है टू, एक साथ दो प्रकार के सिम्टम्स होना, दो प्रकार की कंडीशन होना पेशेंट में, ठीक है। इसी को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर या फिर डिप्रेसिव मेनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर आपसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पूछे कोई या फिर डिप्रेसिव मेनिक डिसऑर्डर पूछे तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में होता क्या है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में एक साथ दो कंडीशन होती है, क्या, पर्सन को डिप्रेशन भी होगा, पर्सन को मेनिया भी होगा, इसीलिए उसका नाम है डिप्रेसिव मेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। डिप्रेशन में पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा और मेनिया में पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक समय में वो रोने लगेगा, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गया, बिल्कुल सैड हो गया, चुप हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। और मेनिया में क्या करने लगेगा, वही पर्सन एकदम बहुत जल्दी काम करेगा, सबसे बातें करेगा, चंद मिनटों में हो जाएगा ये करने। थोड़ी देर वो डिप्रेस रह रहा है, थोड़ी देर वो जल्दी काम करने लग जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर किसी से बात नहीं कर रहा है, एकदम से किसी से बात करने लग जा रहा है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और देन उसके बाद में रैपिड साइकिलिंग, जो भी काम करेगा वो बहुत जल्दी करेगा, ठीक है। ये कर लिया, फिर वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बहुत जल्दी सारे काम करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। ये हमने मेनिया पढ़ लिया। देन अदर कंडीशन में किस किस को दिया जाता है ईसीटी, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ओसीडी, ऐसे पेशेंट जिसको ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर आते हैं। अभी ओसीडी वाले पेशेंट्स क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, कोई पेशेंट है, उसको थॉट आया, ऑब्सेशन आया, ओ फॉर क्या होता है, ओ फॉर का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब किसी को थॉट आया मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, उसको लगा कि उसके हाथ गंदे हैं, कंटामिनेशन हो गया है, जम्स लग गया है उसके हाथ में, तो वो क्या करेगा, उसके लिए कंपल्सन, उसके लिए रिएक्ट करेगा, कंपल्सन करेगा कि वो उसके हैंड वॉश करेगा बार बार, ठीक है। तो ये ओसीडी का एग्जाम्पल है। किसी पर्सन को थॉट आया कि उसने जो डोर है उसमें लॉक नहीं लगाया है, तो वो क्या करेगा, बार बार उसको थॉट आ रहा है कि उसने लॉक नहीं लगाया,
तो कंपल्सन में उसके लिए एक्शन क्या करेगा, वो बार बार लॉक को चेक करेगा, उसे खींच खींच के देखेगा कि रियल में लगा है या नहीं लगा है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, गैस की टंकी जो होती है ना घर में, कई बार होती है ना हमारे घर की वुमेन्स होती है, बार बार चेक करेगी मैंने बंद की कि नहीं की, बंद की या नहीं की। उनको यही ऑब्सेशन आते हैं, थॉट आते हैं कि उन्होंने बंद नहीं की। तो यही है ओसीडी। इसमें देते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिसको बिल्कुल भी क्या नहीं होती है, भूख नहीं लगती, जो एकदम दुबले पतले लोग होते हैं माल न्यूट्रिशन टाइप से, उन पेशेंट को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट। उनका थिंकिंग ये रहता है कि नहीं मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, फैट बॉडी हो जाऊंगा, है ना, इसलिए वो खाना नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो उन पेशेंट को भी हम ईसीटी देते हैं। ठीक है। जिनमें स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, जिनको प्रॉपर स्लीप नहीं आती, नींद नहीं आती, आधी रात में ही उठ जाते हैं, सोते नहीं हैं, तो उन पेशेंट को भी क्या दी जाती है, ईसीटी दी जाती है। ठीक है आपको। देन उसके बाद में आता है मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे पेशेंट जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम है, मेंटली रिटार्डेड है, उन पेशेंट को भी ईसीटी दी जाती है। ठीक है। और इपिलेप्सी वाले पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको जर्किंग मूवमेंट आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, ईसीटी देते हैं। क्लियर हो गया। अदर्स में आप ओसीडी बताइएगा, आप एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट बताइएगा, इसमें देते हैं हम। ठीक है। देन इसके बाद में जिसको इपिलेप्सी आ रही है, इसको जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन है उसको स्लीप डिसऑर्डर है, उनको दी जाती है। ठीक है। क्लियर हो गया इंडिकेशन आपको किस किस पेशेंट को देना है। ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन? कॉन्ट्राइंडिकेशन में सिर्फ सिंपल है कि जिसको दे रहे थे अब किस कंडीशन में नहीं देंगे, इंडिकेशन में किस कंडीशन में दे रहे हैं ये देखा, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में किस कंडीशन में नहीं दे रहे ये देखेंगे। ठीक है। तो किसको नहीं देना है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यहाँ लिखा भी है देखिए आप, एमआई वाले पेशेंट को, जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उसको आपको बिल्कुल भी क्या नहीं देना है, ईसीटी नहीं देना है। वाई? क्यों? रीज़न नहीं जानना चाहोगे? डेफिनेटली जानना चाहोगे। क्योंकि उनमें क्या है, हार्ट अटैक आया हुआ है, उसकी जो हार्ट की मसल्स है वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और आपने उसी टाइम पे शॉक दे दिया, तो उसमें तो और वेरिएशंस आ सकते हैं और डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए एमआई वाले पेशेंट को आप बिल्कुल भी नहीं दोगे। क्या नहीं दोगे? ईसीटी। ठीक है। देन सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे पेशेंट जिसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। सेरिब्रल इन्फॉक्शन को हम सीवीए भी कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें सेम है। आपको सेरिब्रल इन्फॉक्शन पूछे, सीवीए पूछे, स्ट्रोक पूछे, तो तीनों एक ही चीज़ें हैं। जिस पेशेंट में ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्रेन के सेल्स टिश्यू डेथ हो गई है, उन पेशेंट को भी हमें बिल्कुल भी ईसीटी नहीं देना है। क्लियर है? समझ आ गया आपको? ओके। पल्मोनरी डिसीज। अब पल्मोनरी डिसीज में क्या, किसको नहीं देना है? जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट हो गया। ठीक है। अस्थमा वाला पेशेंट है, वो अस्थमा वाला पेशेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपने उसी टाइम उसे शॉक दे दिया, तो वो ब्रीथ कर पाएगा प्रॉपर, उसका डेथ भी हो सकता है। इसलिए आपको अस्थमा वाले पेशेंट को भी बिल्कुल नहीं देना है। पल्मोनरी डिसीज वाले पेशेंट को भी आप बिल्कुल नहीं दोगे। इसमें आप याद रखिए, पल्मोनरी डिसीज में जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, हमारे जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं दोगे। ठीक है। देन इसके बाद में आता है फ्रैक्चर। किसी पेशेंट का ऑलरेडी बॉडी फ्रैक्चर है और आप उसको शॉक दोगे, उसको अगर क्या हो रहा है, जर्किंग मूवमेंट आ रहा है, झटके आ रहे हैं, तो उससे उसकी बॉडी और फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है। उसको हार्म हो सकता है, इसलिए उस पेशेंट को भी आप बिल्कुल नहीं दोगे। ठीक है। फीवर, जिस पेशेंट को फीवर आ गया है उस पेशेंट को भी आप बिल्कुल नहीं दोगे। ठीक है। देन जिसमें डिहाइड्रेशन है, अब डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को क्यों नहीं देना है? बिकॉज जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी बॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया है और आप उसको शॉक दे रहे हो, तो अगर आपका शॉक ज़्यादा टाइम तक आपने दे दिया ना, तो उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए आपको डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को भी बिल्कुल नहीं देना है। देन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारी आई का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, ठीक है, आईओपी जो होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से जो आईओपी होता है, इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट में क्या होता है, ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी हो सकती है। तो जब हम पेशेंट को शॉक देते हैं ना, तो ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जैसे 25 mmHg होता है, इतना, इससे अगर ज़्यादा होता है 25 mmHg से, तो क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। लेकिन जब हम किसी पेशेंट को शॉक देते हैं ना, तो इसका जो वैल्यू है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, पर्सन कंप्लीटली ब्लाइंडनेस हो सकता है, इसलिए इनको भी नहीं देना है। समझ आ गया किसको किसको नहीं देना है आपको? ठीक है। ऐसे पेशेंट जिसको एमआई हुआ है,
स्ट्रोक की कंडीशन है जिसमें डिहाइड्रेशन है, ठीक है। ट्यूबरकुल पल्मोनरी डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, इनको आप बिल्कुल नहीं दोगे, ठीक है। देन इसके बाद भी हम आते हैं सिंपल साइड इफेक्ट। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हम मेडिकेशन लेते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इस थेरेपी का भी क्या है, साइड इफेक्ट है। तो इसमें आपको किसको नहीं देना है। साइड इफेक्ट्स में दो टाइप से, एक अर्ली में होता है, शुरुआती साइड इफेक्ट दिखते हैं, और एक होता है लेट साइड इफेक्ट दिखते हैं, ठीक है। आपको दो साइड से, एक अर्ली दिखेगा आपको और एक लेट साइड इफेक्ट दिखेगा। तो अर्ली साइड इफेक्ट में क्या दिखेगा, पर्सन का हेडेक होगा, उसको कंफ्यूजन होगा, उसको वॉमिटिंग होगी, उसकी बॉडी एक होंगी, आपने उसको शॉक दिया है, झटका दिया है, तो उसकी ऑब्वियसली बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप में दिख रही है और वॉमिटिंग होगी। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज पेशेंट का जो क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी जो होता है, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होने की वजह से पर्सन में वॉमिटिंग, हेडेक, बॉडी एक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद में आता है कंफ्यूजन। पेशेंट को हम शॉक देने के बाद में कई बार पेशेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। देन इसके बाद में एमनेसिया मैंने क्या नहीं कि लॉस ऑफ मेमोरी। कई पेशेंट का क्या होता है, जब ईसीटी देते हैं ना, तो उसकी वजह से उनकी मेमोरी भी लॉस हो जाती है। ये आपको साइड इफेक्ट्स में याद रखने हैं, ठीक है। देन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। जब हम किसी पेशेंट को शॉक देते हैं ना, तो उसकी बॉडी में फ्रैक्चर भी हो जाता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि जब भी हम शॉक दे रहे हैं तो उसके जितने भी जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स वगैरह, शोल्डर जॉइंट्स, उनको सबको आप पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए। बिकॉज वाई, क्योंकि उससे पेशेंट गिर सकता है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, और उसके जो जॉइंट्स है वो डिसलोकेट हो सकते हैं, अपनी जगह से हट सकते हैं। जैसे कि इसमें ये फिक्स है तो यहाँ से ये डिसलोकेट हो जाएगा। क्लियर हो गए साइड इफेक्ट। अर्ली साइड इफेक्ट में पर्सन कंफ्यूजन में जाएगा, उसका मेमोरी, उसका हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। पर्सन को अगर उसमें डिसलोकेशन हो सकता है, फ्रैक्चर, उसका मेमोरी लॉस हो सकता है। देन लेट साइड इफेक्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें पर्सन का ब्रेन डैमेज होगा। देन मॉर्टेलिटी, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, किसके वजह से, ईसीटी के वजह से। क्लियर हो गया आपको। हमने देखा अर्ली, लेट, ठीक है, ये सारे अर्ली साइड इफेक्ट एंड लेट साइड इफेक्ट। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा, आपको समझ आ गया। कोई डाउट है, हम जनरल रिव्यू करते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इसमें आप लिखिए इसको डिस्कवर किसने किया, तो कार्लेटी एंड बिनी ने किया था 1938 में, ठीक है। इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसमिट किया जाता है कहाँ पर, ठीक है, ब्रेन में, जो कि कितने वोल्ट का होता है, 17 टू कितना होता है 120, ठीक है। कितने सेकंड तक किया जाता है, 0.3 टू 0.7 सेकंड तक। टाइप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर मैकेनिज्म में हमने ये देखा था कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। देन इसमें हमने क्या देखा, प्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो यूनिलेटरल और बाइलेटरल, वन साइड ऑफ हेड एंड बोथ साइड ऑफ हेड, ठीक है। इंडिकेशन में किस किस कंडीशन में देते हैं, तो हमने पढ़ा था सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन एंड अदर कंडीशंस में, ठीक है। देन इसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन में, जिसको क्या हुआ है, हार्ट अटैक आया हो, ब्रेन में क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ हो, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिसमें डिहाइड्रेशन हो, तो इन सारे कंडीशन में हम क्या करते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट में 2 टाइप से देखिए, अर्ली साइड इफेक्ट एंड लेट साइड इफेक्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।